इसके पहले प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में जो स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र एवं राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली है, इस अध्याय के अंतर्गत पहले आम चुनाव की खास बातें थी, एक दल का क्या वर्चस्व था या एक दल की वर्चस्व किस तरह स्थापित हुई, जाति प्रथा की, जमींदारी प्रथा की समाप्ति किस तरह हुई और हिंदू कोड बिल पारित कैसे हुई, इस पर चर्चा की थी। आज हम राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग पर चर्चा करेंगे। भारत एक संघीय राज्य है और उसी के अधीन उनकी राज्य सरकारें हैं। संविधान बनने के बाद ऐसे नियम बना दिए गए, लेकिन राज्य किस आधार पर बनेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई थी। हालांकि ऐसे कहा जाता था कि भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होगा। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों ने भारतीय साम्राज्य को कई प्रांतों में अपने हिसाब से कई प्रांतों में बांटे हुए थे। उस समय जैसे मद्रास, जिसके अंतर्गत आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल आते थे, वैसे ही मुंबई जिसमें मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी बोली जाती थी। इसी तरह राजाओं का भी रियासत था। उदाहरण के लिए अगर हम राजाओं की रियासतों में देखते हैं तो हैदराबाद के निजाम के राज्य में उर्दू, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती थी। इस तरह भाषाओं के आधार पर भाषाई राज्यों की स्थापना पर विशेष जोर देने लगे। जगह जगह आंदोलन होने लगी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। 1948 में यह निर्णय लिया गया कि उस समय एक संगठन स्थापित की गई जिसको एस के दर के नेतृत्व में, तो इसके दर जो आयोग है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इस पर चर्चा की। लेकिन उस समय ऐसा करना भी सोचने वाली बात थी कि अगर इस तरह भाषाओं के आधार पर अगर राज्य का गठन किया जाए तो कैसे निर्धारित करें कि कहां से कहां तक कैसे भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, और जो एक भाषा बोलने वाला है उसकी समाप्ति कहां तक है, और फिर जहां से दूसरी भाषाएं बोलने वाली वहां की कहां से कहां तक बोले जाते हैं, और हम इस तरह कैसे राज्यों का गठन करें। इसी समय 1952 में एक स्वतंत्रता सेनानी श्री पोट्टी रामुलु के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन किया। उन्होंने 58 दिनों तक अनशन में बैठे रहे और 58 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे पूरे तेलुगु भाषी क्षेत्र में बहुत अधिक हिंसा, मारकाट हुई और अंततः सरकार को झुकनी पड़ी और 1953 में एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ। इसी को आधार मानकर और दूसरे राज्यों या दूसरी भाषाओं वाले लोग अपने राज्य की मांग करने लगे और धीरे धीरे यह भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। और अंत में सरकार के द्वारा एक राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करना पड़ा, जिसके माध्यम से ये राज्य पुनर्गठन आयोग यह समीक्षा करेगा कि किस तरह राज्यों का गठन किया जाए, और इस प्रकार भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा। इसके बाद आता है योजनाबद्ध विकास।
आजादी के बाद जब नई सरकार बनी तो नई सरकार देश का तेजी से आर्थिक विकास करना चाहती थी। इसके लिए जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक विकास योजनाओं आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग का गठन किया और इस योजना आयोग को अपने ही अधीन रखा। इसके लिए देश में गरीबी और कृषि की उन्नति के लिए विशेष ध्यान देने लगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में प्रमुख रूप से कृषि को ही प्रधानता दी गई, ताकि कृषि के विकास से किसानों का विकास होगा और उससे गरीबी दूर होगी। लेकिन यह उतना विशेष इससे विकास नहीं हो पाया। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के अंतर्गत औद्योगिकरण को इसमें प्रमुख माना गया, ताकि उद्योगों के माध्यम से कृषि के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, कृषि यंत्र, खाद, दवाइयां, तो इन पर विशेष ध्यान देने लगे। इस तरह देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि और औद्योगिकरण की स्थापना पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से होने लगी, ताकि देश से गरीबी उनका उन्मूलन हो सके। यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए शासकीय के साथ साथ निजी क्षेत्र को मिलकर कार्य करने की नीति बनाई गई, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसके बारे में आप लोग अर्थशास्त्र में और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद आता है विदेशों से संबंध, विदेश नीति और विदेशों से संबंध। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित कर जो आदान प्रदान करने का मतलब है जरूरी आवश्यक वस्तुओं की आयात निर्यात होता है और उससे जो संबंध स्थापित होते हैं उसे विदेश नीति कहते हैं। स्वतंत्रता, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी वह द्वितीय विश्व युद्ध की मार झेल रहा था। यही कह सकते हैं कि उस समय परिस्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो गई थी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दो गुट विशेषकर उभर कर सामने आए थे, एक अमेरिकी गुट और दूसरा रूसी गुट। ऐसे में भारत अपने आप को इन दोनों गुटों में से कौन से गुट में शामिल करे, यह बात उनके लिए सोचनी था। तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के नासिर और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो जैसे नेताओं के साथ मिलकर न तो अमेरिकी गुट में शामिल हुआ और न ही रूसी गुट में शामिल हुआ। इन्होंने अपनी एक अलग नीति बनाई और इन दोनों गुटों से अलग होकर अपने विदेश नीति का निर्माण किया, जिसे गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। अगर भारत इन दोनों गुटों में से किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो पता नहीं कि इनकी विकास इन गुटों के आधार पर होता या नहीं हो पाता। ऐसे में इन देशों के राष्ट्र नेताओं ने, जैसे मार्शल टीटो, मोहम्मद नासिर, डॉक्टर सुकर्नो और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को इन गुटों से अलग रखकर एक नई नीति, जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं, की ओर विशेष ध्यान दिया। 1954 में भारत चीन के साथ मिलकर एक नीति बनाई, जिसे पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस पंचशील के सिद्धांत की प्रमुख बातें यह थी कि पहला, एक दूसरे पर
आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चौथा, बराबरी और हितों के लिए सहयोगात्मक भावना रखेंगे। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाएंगे। इस तरह इन 5 बातों के माध्यम से भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसको पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस नीति के माध्यम से भारत और चीन के बीच जो समझौता हुई वह सौहार्दपूर्ण रही। इसके बाद आता है भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। तो उसमें पहला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति। आजादी के 20 साल बाद भी देश में गरीबी दूर नहीं होने के कारण स्थिति और गंभीर होते जा रही थी। ऐसे में गरीबी दूर करने और कृषि को उन्नत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कृषि के विकास और गरीबी को दूर करने के लिए कुछ बुनियादी नीति अपनाई, जिसके माध्यम से ये जो समस्याएं थी वो दूर हो सके। और उन्होंने इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और साथ ही जो स्वतंत्रता से भूतपूर्व जो राजा महाराजा थे उन्हें जो शासन की ओर से अनुदान राशि मिलती थी उनकी समाप्ति की। साथ ही कृषि के लिए औद्योगिकरण की स्थापना की ताकि उससे खाद, बीज और दवाइयों का उपयोग कर उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़े, जिससे हरित क्रांति के नाम से जाना लगा। दूसरा इस प्रमुख घटनाओं में अगर हम देखते हैं तो वो है बांग्लादेश की स्थापना, या पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच, या ये कह सकते हैं कि भारत के बंटवारा के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक दोनों की आंतरिक, या ये कह सकते हैं कि गृह युद्ध की स्थितियां निर्मित हो गई। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारी संख्या में भारत में शरणार्थी के रूप में आए। इसी समय भारत पाकिस्तान की युद्ध छिड़ गई 1971 में, और उस समय पूर्वी पाकिस्तान को भारत आजाद कराने में सफल हो गया, जहां भारी संख्या में मुसलमान थे। और यह क्षेत्र जो पूर्वी पाकिस्तान है वह नया देश बांग्लादेश के नाम से जाना लगा। तीसरा है कांग्रेस का विभाजन। इस समय कांग्रेस में जो 2 गुट की स्थितियां निर्मित हो गई। एक युवा वर्ग जो गरीबी उन्मूलन के लिए बातें करता था, और दूसरा पुराने जो नेता थे वे जो बीच का रास्ता अपनाना चाहते थे। इसी समय 1969 में राष्ट्रपति चुनाव की स्थिति आई, जिसमें श्री नीलम संजीव रेड्डी और बीवी गिरी के मध्य राष्ट्रपति हेतु चुनाव हुए, और इसमें बीवी गिरी विजित रहे। इसके बाद कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। एक श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस, और दूसरा के कामराज की नेतृत्व वाली कांग्रेस। और चौथी जो प्रमुख घटना है वो है आपातकाल। आपातकाल का मतलब यह होता है कि देश के आंतरिक कलह और विदेशी आक्रमण की स्थितियां जब निर्मित होती है तो देश में आपातकाल की स्थितियां निर्मित हो जाती है, या सरकार को आपातकाल
लागू करना पड़ता है। ऐसे हमारे देश में पहली बार 1975 से 77 के मध्य आपातकाल की हुई थी। आपातकाल के समय संसद की शक्तियां सीमित हो जाती है और मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है। साथ ही साथ बहुत सारे नए नियम, नए आदेश सो के अलावा केवल कुछ ही आदेश उस समय रहता है। इस तरह की स्थितियां को आपातकाल कहा जाता है। तो आपातकाल के समय बहुत सारे नेताओं को, जो प्रमुख प्रमुख नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिए गए। कई ये और अधिक उग्र न हो, इस तरह ये भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की जो प्रमुख घटनाएं थी उसकी 4 प्रमुख घटनाओं पर हमने चर्चा किया। एक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं त्रिपक्षीय की समाप्ति। दूसरा, बांग्लादेश का स्थापना। तीसरा, कांग्रेस का विभाजन। और चौथा, आपातकाल। धन्यवाद।